बात करते हैं अपने सूरत की कि जहां पर हमने अपनी कर्म भूमि बनाई और वहां से हमने ये न्यू स्टार्ट की। तो इनिशियली कुछ जर्नी के ऊपर अपने बात करते हैं कि हमने स्टार्टिंग जब किया था तब हमें खुद को क्या क्या चैलेंजेस आए गुरुकुल को खड़ा करने में। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो सर हमारे लिए था इस इंडस्ट्री के लिए हमारी टीम खड़ी करना, हमारी फौज खड़ी करना। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमें मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नियर एंड डियर में होते हैं, कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं, कुछ वैल्यूएबल हमारे पुराने टीम मेंबर भी होते हैं, तो वो ऑलवेज एक चीज़ हमें पूछते हैं कि सर क्या आप लोग साथ में हैं? क्या अभी भी आप लोग साथ में हो? क्या और टाइम भी आप साथ में स्पेंड करने वाले? तो कई बार बिजनेसमैन लोगों के साथ हमारा मिलना होता ही है, तो उनका एक नॉर्मल क्वेश्चन ये होता है कि सर आप कंसल्टिंग बिजनेस के अंदर हो, आप मेरे बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो? क्योंकि आप तो मेरे बिजनेस के अंदर जानते नहीं हो, आपने तो कोई बिजनेस खड़ा किया नहीं है। प्रोफेशनली तो हमने बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कशन की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पर्सनल लाइफ के अंदर भी अपनी चीजों को जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपकी पढ़ाई क्या आपके पास कौन सी ऐसी डिग्री है, आपने क्या ऐसा अचीवमेंट किया है कि जिसकी बदौलत आप हमारे बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन हमें करते हैं और उसका भी आज खुलासा हम करेंगे कि गुरुकुल नाम ही क्यों। बहुत सारे नाम हमारे माइंड में आए थे। हमने वीके से स्टार्ट किया था क्योंकि इनका पहला अक्षर आता है वी, मेरा पहला अक्षर आता है के, तो वहां से भी हमने बहुत सारी चीजों को डिजाइन किया, लेकिन आखिरी हमारा दोनों का जो सुई अटका वो एक ही जगह पर आकर अटका, वो था गुरुकुल। और मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर बताएं कि गुरुकुल नाम ही क्यों। सो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो बहुत दिनों के बाद हम साथ में इकट्ठा हुए, पहली बार ऐसी यूट्यूब के ऊपर जाके कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं कि यार राजकोट का जो गुरुकुल बिजनेस स्कूल है और जो सूरत का है वो अलग है क्या। तो बहुत सारे लोगों को आज इसके बारे में क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है कि भाई एक ही है दोनों। हमारे ऐसे ब्रांचेस 3-4 ब्रांचेस हम चला रहे हैं, अहमदाबाद में भी है उसके बारे में। तो आज अपने गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। डेफिनेटली। जैसे सर आप राजकोट में काम करते हो और पूरा सौराष्ट्र के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ के क्लाइंट का माइंडसेट, वहाँ के बिजनेसमैन का माइंडसेट, और हम जैसे इंडिया के और भी जगह काम कर रहे हैं, सूरत में काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, वहाँ का माइंडसेट, तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन सर आपका हो जाए, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है किरण मोरे, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड अभी हम फर्म बना चुके हैं। और पिछली ऐसे देखने जाए तो ये जर्नी हमारी जो है वो 15-20 साल पुरानी है, लेकिन गुरुकुल की जर्नी जो हमने शुरू की है तो इस साल हम सक्सेसफुली 10 साल हमारे कंप्लीट करने जा रहे हैं। और प्राउड पार्ट है गुरुकुल का कि जहाँ पर एक सोच हमारी मिली, एक विचार हमारे मिले, और उस विचार के साथ ये कंपनी का नींव हमने रखा। राइट, ग्रेट, बढ़िया सर। जैसे बात कर रहे थे तो मुझे को 2016 की चीज़ें याद आई थी कि जब हमने शुरुआत की थी, तो आपको भी शायद याद होगा, शुरुआत हमने की थी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो थी लोगों की टीम की ट्रेनिंग का। यस। कि लोग ऐसा बोल रहे थे कि यार ऑनर्स के लिए तो बहुत सारे कंपनीज है, ट्रेनिंग करती हैं, कोर्सेस करवाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ जो टीम है, और उसमें भी अलग अलग लेवल की टीम है, मैनेजमेंट लेवल के अलग होते हैं, ऑफिस लेवल के अलग होते हैं, लेबर्स अलग होते हैं, तो उन लोगों की ट्रेनिंग कोई नहीं कर रहा है, और उन लोगों को लेके वो परेशान थे। और शायद हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत डिस्कशन किया था, और फाइनली हमने गुरुकुल को स्टार्ट किया 2016 में कि हम ट्रेनिंग को लेके टीम के अंदर जाएंगे। वहाँ से आज जर्नी हमारी लगभग पूरा इंडिया और इंडिया के बाहर भी हम कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले राजकोट को पूरी दुनिया जानती है मिनी चाइना, यस, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर खास करके। तो जो लोग राजकोट के अंदर बिजनेस करते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, और उनको हम कैसे कैसे चीज़ों के बारे में गाइडलाइन या सर्विसेज या कैसे हम उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। राजकोट के लोगों की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो 2018 में हमने स्टार्ट किया था राजकोट के अंदर, हमने साथ में ही सफर स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग से वहां पर जो लोग मुझे मिले हैं और जितने लोगों के साथ हमने काम किया है, मैंने ये देखा है कि वहां के लोगों की जो प्लस पॉइंट मुझे है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज जो उन लोगों की होती है वो ऑसम होती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ भी चीजें अगर उनको नहीं समझ में आती है तो वो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए ऑलवेज तैयार होते हैं।
और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने वहां पर देखा है कि फैक्ट्रियां जो है वो सुबह में 8 बजे शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, मतलब वहां बिल्कुल, के बिल्कुल। लोगों के अंदर काम को लेकर इतना ज्यादा एंथुजियाज्म उनके अंदर होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं काम करने के अलावा। हम्म। और वहां की चीजों की अगर कुछ दिक्कतों को लेकर अगर बात करूं तो कहा जाता है कि जिन लोगों का बिजनेस के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो उनका ऑलवेज पढ़ाई के अंदर कम इंटरेस्ट होता है। अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ऐसे ही मिले हैं कि जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम रहा है लेकिन उन्होंने शुरू से ही अपने आप को बिजनेस के अंदर ढाला है। राइट। और पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस के अंदर वो लोग अपने आप को लेकर जा रहे हैं और आज तीसरी जनरेशन चौथी जनरेशन सेम बिजनेस के अंदर काम कर रही है। सर, राजकोट में जब हमने स्टार्ट किया था 2018 में, आपको भी याद होगा कि एक वहाँ पे एक कल्चर था दोपहर में 2 से 4 का, कि मतलब दोपहर में 2 से 4 खाना खा के आराम करना। ठीक है, क्या आज भी वो कल्चर राजकोट के अंदर एग्जिस्ट करता है? क्या आज भी है? आज भी वो कल्चर तो है, लेकिन जैसे गुरुकुल ने वहां पर नींव रखा तो हमने ही वहां पर कुछ इनिशिएटिव ले लिए और बहुत सारी कंपनियों के अंदर हमने ये एक आगाज किया और उनको बोला कि इसको आप वर्किंग टाइम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज एंड ऑफ द इतने टाइम से काम करने के बाद ये फल उनको मिला है कि कुछ लोगों ने उस टाइम को प्रोडक्टिव वर्क के पीछे जब डालना स्टार्ट किया है तो आज उनको अच्छा रिजल्ट मिलना भी शुरू हुआ है। मतलब लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज किया। और अभी लगभग शायद कहा जा रहा है सर, राजकोट लगभग पूरी इंडिया का 6वीं या 7वीं ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग सिटी है, जिसमें बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। कौन कौन सी मेन इंडस्ट्री है वहां पर जो ग्रो हो रही है बहुत तेजी से? सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी बनी हुई है जो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेकर जाते हो ना तो उसको किस तरीके से डेवलप करना है ना, उसका पूरा का पूरा बोलते हैं ना वो कॉपी और पेस्ट करने के अंदर एक्सपर्टाइज उनकी रहती है। जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री अगर मैं बात कर लूं तो वहां पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रियाज है, खास करके जीआईडीसी पूरी की पूरी डेवलप्ड हुई है। और जितने भी पुराने लोगों से हम मिलते हैं तो पहले बात ऐसी होती थी कि यहाँ पर पूरा खेतर हुआ करते थे और खेत में लोग खेती करना पसंद करते थे। लेकिन आज राजकोट ने इतना ज्यादा फोकस किया हुआ है कि पिछले 2-3 साल के अगर मैं डेटा निकालूं तो तकरीबन हमने एनालिसिस किया है 18,000 से भी ज्यादा नई फैक्ट्रियां ओपन हुई है। 18,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां ओपन हुई है। बढ़िया। और नेटवर्क की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो किसी ने मुझे बोला था कि पूरे इंडिया का अगर कोई भी कोना अगर आपको टच करना है, और अभी किसी ने मुझे रिसेंटली बोला कि वर्ल्ड का अगर कोई कोना अगर आपको टच करना है तो गुजराती बंदा जो आपको वहां पर मिलेगा उसका कांटेक्ट कहीं ना कहीं गुजरात, और गुजरात में भी पर्टिकुलर राजकोट से होगा। क्योंकि राजकोट से जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो आज ऑल ओवर इंडिया छाई हुई है, फैली हुई है। मतलब नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है। बहुत बड़ा है। बढ़िया, ग्रेट। सर, जब हमने राजकोट के अंदर जब स्टार्ट किया था गुरुकुल को, सो उस टाइम पर राजकोट की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी और आज की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। एक चीज़ मैंने उस टाइम पर भी मार्क किया था, जो शायद आपने भी मार्क किया होगा, कि राजकोट के अंदर जो बिजनेसमैन हैं उनका घर अच्छा हो या ना हो लेकिन वो फैक्ट्री बहुत अच्छी बनाते हैं। घर मेंटेन करें ना मेंटेन करें, लेकिन फैक्ट्री को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। और यही चीज़ अगर हम दूसरे बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं, दूसरे सिटीज़ के बारे में, जहाँ पर दूसरी सिटीज़ है, पैन इंडिया ले लेते हैं क्योंकि हम पैन इंडिया में काम कर रहे हैं, तो बाकी सारे बिजनेसमैन को ये चीज़ देखते हैं तो वो फैक्ट्री वगैरह जैसा तैसा है, घर उनका अच्छा होना चाहिए। सही है ना? ये माइंडसेट ऐसा राजकोट में क्यों है कि भर घर तो ठीक है लेकिन पहली फैक्ट्री हमारी प्रायोरिटी है और बाकी लोगों के लिए पहली प्रायोरिटी उनका घर है और बाकी जो चीज़ें है। क्योंकि आज हम पूरे इंडिया में काम करते हैं तो देखते हैं कुछ जगह पर कि उनका घर बंगलो मतलब बहुत आलीशान बना है लेकिन अपनी फैक्ट्री में एक बाथरूम तक नहीं बना है, और ये चीज़ राजकोट में उल्टा है। तो राजकोट के लोगों का ऐसा क्या माइंडसेट है, वो क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में? मैंने पर्टिकुलर जितने भी बिजनेसमैन लोगों के साथ काम किया है हमने ही मिलकर, और जिन जिन लोगों की कंसल्टिंग की है हमने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि उन लोगों का R&D के पर्पज से फॉरेन ट्रिप ज़्यादा होती है। और चाइना में जाने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो होते हैं वो राजकोट से रिलेटेड होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको कोई ना कोई चीज की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो उन चीजों को ढूंढने के पर्पज से वो वहां जाते हैं। सेम चीज
पूरे इंडिया के कोई भी कोना ले लो या बाहर से भी अगर कोई नई चीजों को अगर बिल्ड करने की बात कर लो तो वहां से भी अच्छे अच्छे लोग विजिट के अंदर आते हैं राजकोट में। ये चीज मैंने देखी। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों की कंसल्टिंग खाली इस पर्पस से की है कि उनको एक बड़ी डील क्रैक करनी है और वो बड़ी डील क्रैक करने के लिए उनको चाहिए सिस्टम, और उसके कारण वो गुरुकुल के साथ जुड़े और गुरुकुल के साथ जुड़कर उन्होंने सिस्टम को सेट किया और वो बड़ी वाली डील जो है वो सिस्टम के बेस के ऊपर उन्होंने क्रैक किया। सर एक चीज और जाननी थी, समझनी थी कि अब राजकोट को जैसे कहा जाता है मिनी चाइना, खास करके इंजीनियरिंग और ज्वेलरी के मामले में। यस। तो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज इतनी तादाद में होने के बावजूद भी राजकोट की वो बड़ी ब्रांड इंटरनेशनल लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये आपने जो पॉइंट छेड़ा है ये बहुत दुखद पॉइंट है और बोलते हैं ना गुजराती में कहते हैं ये दुखती नस है, क्योंकि ये बात होती है कहीं ना कहीं माइंडसेट को लेकर, और माइंडसेट कहीं ना कहीं इस तरीके से बिल्ड हुआ है कि आज हर कोई इंसान जब धंधे के अंदर आता है उसकी बेसिक नीड होती है और बहुत सारे लोग वहीं पर अपने आप को रोक देते हैं जहां पर उनकी बेसिक नीड जो है ना वो पूरी हो जाती है। तो कुछ लोगों ने अपने बंगलेस बना लिए, कुछ लोगों ने वहां पर वाड़ी का कल्चर है। अच्छा। अगर आपने सुना ही होगा तो वो उन्होंने डेवलप कर लिया, अपना घर बना लिया, अपने बच्चों को पढ़ाई करवा लिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने जा रही है तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन में नहीं जाना है, अब मुझे मेरी लाइफ को जीना है और स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर उनका फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, मतलब वो संतुष्ट हो जाते हैं। यस यस। और उसी की वजह ऐसी है कि आज कोई भी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी अगर आप फॉर्च्यून 500 में से निकाल लोगे और उसका मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी पार्ट अगर आप ले लोगे, कोई भी ब्रांड आप ले लो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो है वो राजकोट में बनता ही है और बन ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वो वाइड लेबलिंग में चले जाने के कारण वो खुद की ब्रांड बिल्ड करने में फोकस नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने सुना था और शायद हमने डिस्कशन किया था, टाइटन का भी कुछ पार्ट जो है वो राजकोट के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। सर आप सुई से लेके ये अपना जो बोलता है ना इंडिया का अभी जिस तरीके से मिसाइल ले लो या कोई भी डिफेंस का कोई भी पार्ट्स ले लो, हर पार्ट के अंदर कोई ना कोई चीजों के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना वहां पर राजकोट का मैन्युफैक्चरिंग का नाम रहेगा। मतलब राजकोट में ये, अच्छा ये बना कैसे माहौल वहाँ पर, क्योंकि इसके लिए लेबर वगैरह की भी ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि यार लेबर मिलते नहीं है। तो राजकोट के अंदर अब जो बिजनेसमैन है वो तो चलो सब सौराष्ट्र के हैं, उनके पास जो लेबर काम करते हैं वो कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं और उनको कैसे टिका के रखते हैं, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। वो एक राज की बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये प्रश्न किया था जब हम काम करते थे और बहुत सारे लोगों को इन चीजों के अंदर चैलेंज भी आती है। लेकिन जिन लोगों ने अपने लेबर को बचा के रखा है या उनके साथ लंबा टाइम अगर उन्होंने स्पेंड किया है तो कभी भी उसने अपने लेबर को लेबर की तरह नहीं ट्रीट किया है। अच्छा। हर एक उस स्पॉन्सर ने जो अपने बिजनेस को ग्रो किया है वो लेबर को अपना पार्टनर मानता है और जिस तरीके से वो अपने धंधे में ग्रो हो रहा है तो लेबर को भी उसके लेवल पर उसके नीड के हिसाब से उसको ग्रो करवा रहा है। मतलब कर वाला तो होगा डेफिनेट, जब तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे लोग हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। मतलब हम ईमानदार है लोगों के लिए, हम लॉयल है तो हमारे लिए लोग लॉयल रहेंगे। एक स्टोरी मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जो लाइव मैंने खुद महसूस की हुई है। राजकोट से ही नियर के अंदर गोंडल है, गोंडल के अंदर हम एक कंपनी में काम कर रहे थे। ममरा जो होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं। उनके वहाँ ही जो लेबर काम कर रहे थे उनकी बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट कुछ थी, जो था कि उनका घर हो जाए, उनके बच्चों का एजुकेशन हो जाए, उनकी गाड़ियां हो जाए, तो वो तो रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की। लेकिन जब कंपनी के 25 साल उन्होंने कंप्लीट किए और एक सक्सेसफुल जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पूरे साल का एनालिसिस करने के बाद 15 से 20 लोगों का ऐसा नाम निकाला कि जिनका एक ड्रीम था कि उनको प्लेन में बैठना है। अच्छा। और आप मानोगे नहीं सर, उस पर्सन ने कंपनी की एनिवर्सरी के एक हफ्ते पहले वो 15-20 लोगों को 3 दिन का ट्रिप दिया मुंबई का और सभी लोगों को बाय प्लेन यहाँ से भेजा। मुंबई के अंदर उन्होंने 3 दिन स्पेंड किया, घूमे, एंजॉय किया, वहीं से बाय प्लेन वो फिर से आए। जिस दिन उनकी एनिवर्सरी थी, जिस दिन हम उनके वहां मीटिंग के अंदर गए थे, लिटरली वो लोग उसी टाइम पर आए
उनका पैर छुआ और सबकी आंखों में आंसू था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरा, बोलते हैं ना कि मेरी कैपेसिटी यहां तक पहुंचने की है, लेकिन एक इंसान जिसका सपना है खुद का हेलीकॉप्टर लेना, अच्छा, वो उसका ड्रीम है, हाँ। तो उसने सोचा कि मेरी टीम में काम करने वाला बंदा क्यों ना प्लेन में बैठ सके, और वो सपना उनका जब पूरा हुआ और उनकी आंखों की जो चमक मेरे सामने दिखाई दे रही थी, मुझे खुद को वहां पर बैठे बैठे प्राउड फील हो रहा था कि ऐसे विजनरी पर्सन के साथ हम काम कर रहे हैं। बढ़िया, ग्रेट। मतलब ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। Yes, sir. स्टोरी क्या है, हकीकत है। अभी रिसेंटली हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, उसके अंदर पूछा गया मुझसे कि सर आज के टाइम पर जो टीम मेंबर हैं वो लंबे समय तक टिके, उसके लिए किसी कंपनी को क्या करना चाहिए। तो मैं वही बता रहा था, यार सिर्फ सैलरी भर देना या हर महीने या हर साल थोड़ा बहुत ग्रोथ देना, इससे आपका बंदा आपके वहाँ लाइफ टाइम तक या लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आपको ये जानना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका ड्रीम क्या है, उसका एस्पिरेशन क्या है। और कहते हैं ना, आप दूसरों की चीज़ों को या दूसरे के सपनों को पूरा करने में हेल्प करोगे तो आपके सपने अपने आप पूरा हो जाएंगे। तो आज ये हमारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना, वो कई बार ये चीज़ में गलती करते हैं कि बिजनेस किया, पैसा बनाया, लेकिन खुद के लिए ही बनाया। खुद का घर बना ली, खुद की गाड़ी बना ली, खुद की लाइफस्टाइल बना दी, लेकिन उनके वहाँ जो बंदा था, वो बंदा जहाँ था वहीं का वहीं अभी भी है। और फिर वो बंदा क्यों ना सोचे कि यार मुझे अगर यहाँ पर मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों दूसरी जगह ना जाऊँ। तो ये बिजनेसमैन को सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। दो तरीके के लोग होते हैं सर दुनिया में, और हमने देखे हैं कि जब भी हम चाय पीने जाते हैं, चुस्की मारने जाते हैं, तो एक ऐसे बंदे होते हैं कि जब चाय का कप रखा है और उसके अंदर गलती से अगर मक्खी गिर गई तो वो सोचेगा कि भाई इसको रिप्लेस करो और मुझे नई फ्रेश दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको भी छोड़ते नहीं, तो वो मक्खी को पकड़ेंगे, उठाएंगे, फेंक देंगे और वो पूरी चुस्की मार लेंगे और फिर उसको बोलेंगे भाई इसमें मक्खी गिरी थी और एक दे। अच्छा, मतलब ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दो माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं ना, तो पहले ऐसे होते हैं कि जिनको चूस लेना है, अच्छा, सामने वाले बंदे को, तो वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, वो उसको मशीन समझ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि आज मैं कहीं पर भी हूं तो इनकी वजह से हूं, क्योंकि वो जिस लेवल पर जाकर हार्डवर्क करते हैं गर्मी के अंदर, इतने बड़े टेम्परेचर के अंदर। किसी ने मुझे बोला था कि 24 क्या बोलते हैं, 24 का टेम्परेचर रखकर आप जो काम करते हो उसका अगर उल्टा किया जाए तो 42 टेम्परेचर में काम करने वाले लोग आपकी टीम में होते हैं, कि जो फैक्ट्री के अंदर उतना शेक के साथ वो अपने आप को वहां पर स्पेंड करते हैं। तो उनकी गर्मी को जब तक आप यहाँ 42 की जगह 22 के अंदर जब बैठकर आप महसूस नहीं कर पाओगे ना, तो आप उनकी वैल्यू को कभी नहीं समझोगे। और इसमें तो एक चीज़ और भी है, बिजनेसमैन जो गलतियां करते हैं, छुट्टी वगैरह नहीं देना, यस, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा उनके लिए कुछ नहीं करना। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि किसी को कहीं पर इमरजेंसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मैटर है, तुम देख लो। सही है। तो बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। अब ये गलतियां करने के बावजूद कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा मेरे लिए लॉयल रहेगा। 100%। यहाँ पर भी एक स्टोरी है, अगर आप चाहो तो वो भी मैं शेयर करूंगा। बहुत सारे GIDCs के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अपना गांव, परिवार सब कुछ छोड़कर आते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट वहां पर हुआ जो मैंने अपने कानों से सुना और उसके बाद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि बच्चा था, वो बच्चा खेल रहा था और खेलने के टाइम पर उसका परिवार जो था वो काम पर लगा था। मतलब इन लोगों का कैसा सेटअप होता है कि ऊपर की जगह रहने के लिए लोग दे देते हैं और नीचे की जगह फैक्ट्री होती है जहां उनका काम करना होता है। तो बच्चा ऊपर खेल रहा था और नीचे ये लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन फैक्ट्री के ऊपर से एक बड़ा वोल्टेज वाला जो तार है ना, वो जा रहा था, इलेक्ट्रिक। अच्छा। और उस टाइम पर पता नहीं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई या ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हुआ, वो बच्चा खेलते खेलते गलती से उस तार के नजदीक चला गया और वो सीधा टच हो गया। अच्छा। मतलब विदिन अ सेकंड उस बच्चे की जान जो है वो उधर खत्म हो गई। और इस सिचुएशन के अंदर जब उसके पिता, उसकी माता जब वहां पर आए और वो सिचुएशन को जब उन्होंने देखा, उनका खुद का वहां पर बोलना और समझना जो है वो अनसुना हो गया था।
जो उनकी माता श्री जी थी, उनको खुद को पैन अटैक आ गया। अच्छा। उसी सिचुएशन के अंदर, और उसको बचाने के चक्कर के अंदर जब वो लोग भागे गए, ये सारी चीजें हुई, एंड ऑफ द पिक्चर के अंदर ऐसा निकल कर आया कि 20-30 लाख रुपया या कुछ अमाउंट देकर ये मैटर जो है ना वो इधर सुलटा दो, इसको बड़ा मत करो। अच्छा। तो ऐसे भी हादसे जब होते हैं या ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है, तब हमें महसूस होता है कि इन लोगों ने अपनी जान फूंक दी किसी कंपनी को बड़ा करने के लिए, लेकिन इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे बिजनेसमैन का फिर ग्रो होने का कोई हक ही नहीं बनता। सर, जब ऐसे लोग हमें मिलते हैं ना, तो हम खुद उनको बोलते हैं कि पहले आपको आपकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हम आपको मदद तब कर पाएंगे जब आपका माइंडसेट चेंज होगा। और ये सारी चीजें हम लाइव, हमारा जो LDP प्रोग्राम होता है जिसको लगातार हम करते आ रहे हैं, उसके अंदर इन चीजों को जब बताते हैं ना, तो लोग अपने आप को रिलेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी, बहुत वियर्ड है सर। और ये चीज़ मैंने देखा हुआ है, ये खास करके छोटे बिजनेसमैन जो है MSMEs में जो बिलोंग करते हैं, जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक होता है। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमा रहे, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बस उनकी मानसिकता नहीं है। वो कहते हैं ना, उनके दिल के अंदर वो फीलिंग नहीं है कि सामने वाले बंदे की तकलीफ भी मैं समझूं। जब आप जॉब कर रहे थे तब आपको बड़ी तकलीफ थी और आपकी उम्मीद थी कि मेरा बॉस मेरे लिए ये करे, लेकिन जब आप बॉस बने तब आप वो तकलीफों को भूल गए। सही बात कि मेरे साथ तकलीफ हो रही है मेरी। आज हम ये चीज़ देखते हैं कि लोग अपनी टीम के अंदर लोगों को कितने सालों से काम करवाते हैं, उनके लिए बेसिक चीज़ें भी नहीं रखते। आज कई जगह पर ऐसा हमने देखा हुआ है कि लोग चाहते हैं कि भाई हमारे वहाँ पर अच्छी टैलेंटेड फीमेल आए जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, लेकिन उनके लिए बाथरूम का भी व्यवस्था तक आप नहीं कर पा रहे हो। सही है। उसके बैठने की आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, आप अपने वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे, बेसिक फैसिलिटीज़ आप उसको पेंट्री नहीं दे पा रहे हो जहाँ पर वो खाना वगैरह खा सके। अब इन सब चीज़ों के ना करने के बावजूद भी आप उम्मीद करो कि लोग मेरे लिए लॉयल बन के सालों साल तक मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात। कितनी जगह पर ये सारी चीज़ें ऐसे, जैसे हादसे आपने बोले, ये हादसे होते हैं और हादसे होने के बाद उनको बोलता है ठीक है कोई बात नहीं ना, पैसे ले लो ख़त्म करो। वही। अब ऐसे लोग अगर जब तक बिजनेस के अंदर ग्रो करने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता इस मानसिकता के साथ वो कभी ग्रो कर पाएंगे। डेफिनेटली है ना, क्योंकि बिजनेस को, और सबसे बड़ी चीज़ सर जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि पहले इंसान को इंसान समझना शुरू करो। जो आप उसको मशीन, नौकर, गुलाम, आप जो ये चीज़ उसके साथ में करने की कोशिश करते हो, कि आज मैंने देखा हुआ है कि एक ऑनर जो है वो चाहता है कि मेरे वहाँ पे बंदा जो है ना 365 दिन काम करना चाहिए, 24 घंटे काम करना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, छुट्टी नहीं लेना चाहिए, गांव नहीं जाना चाहिए, फैमिली के साथ कुछ एन्जॉयमेंट नहीं करना चाहिए, कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, कोई टाइम पास नहीं करना चाहिए, कोई गॉसिप कुछ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो चाहते कि नहीं करना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा 100% काम 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 काम। ये मानसिकता आज कितनी सारी कंपनी के अंदर सर, हमने जब पॉलिसीज बनाए, उनके वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाए, उनको बोला कि आप लीव कितने देते हो, बोले हमारे वहाँ कोई लीव नहीं होता है। मैंने बोला गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय को मिनिमम साल के 18 लीव देती है मिनिमम, और वो भी संडे छोड़ के। सही है। तो कई बार तो लोग बोलते हैं सर संडे तो हम देते हैं ना, एक दिन तो हमारी छुट्टी होती है ना, पूरी फैक्ट्री बंद होती है। अरे पूरी फैक्ट्री बंद होती है, उसके अलावा आपको वो लीव देनी होती है। संडे के अलावा आपको 18 लीव देनी होती है, जिसमें 12 कैजुअल होती है और 6 जो होती है वो सिक लीव होती है। लोग नहीं काम करते, नहीं इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। अब ऐसी मानसिकता के साथ आप बिजनेस को ग्रो करोगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आश्चर्य होता है, जो कई बार मैंने सेशंस वगैरह के अंदर भी पूछे हैं, कि यार दुनिया में सबसे कम काम करने वाले जो लोग हैं वो इंडिया के बाहर की फैक्ट्रीज, इंडिया के बाहर के लोग, स्मार्ट वर्क करने वाले वो लोग, मेहनत कम करने वाले वो लोग, लेकिन कंपनियां उनकी सबसे बड़ी। और हमारे वहाँ पे 24-24 घंटे काम होते हैं, 365 दिन होते हैं, उसके बावजूद ये कंपनियां बड़ी क्यों नहीं हो रही है? इसका क्या कारण? इसका सिंपल कारण सर खाली इतना ही है कि हमें अपना माइंडसेट जो है ना वो पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग उसी चीज के अंदर खुश हो जाते हैं कि अगले 2-3 फैक्ट्री जो मेरे साथ चल रही है उससे तो बड़ा टर्नओवर मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे एरिया का मैं राजा हूँ।
और उनको उसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं कि इंडिया के अंदर जब नाम बना लिया, गुजरात के अंदर नाम बना लिया, पर्टिकुलर अपनी सिटी के अंदर नाम बना लिया, तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने जंग जीत ली। तो ऐसे ही लोगों को जब ग्लोबली लेवल पर लेकर जाते हैं, या ऐसे ही लोग जब बाहर जाते हैं और बाहर की दुनिया के अंदर जब अपने आप को देखते हैं, तब जाकर उनको महसूस होता है कि वह दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल। राजकोट की तो बहुत सारी बात की सर, अब बात करते हैं अपने सूरत की, कि जहां पर हमने अपनी कर्म भूमि बनाई और वहां से हमने ये न्यू स्टार्ट की। तो इनिशियली कुछ जर्नी के ऊपर अपने बात करते हैं कि हमने स्टार्टिंग जब किया था, तब हमें खुद को क्या क्या चैलेंजेस आए गुरुकुल को खड़ा करने में। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो सर हमारे लिए था इस इंडस्ट्री के लिए हमारी टीम खड़ी करना, हमारी फौज खड़ी करना। आज लगभग पूरी टीम तकरीबन 50 लोगों की हो गई है हमारे गुरुकुल की। इन लोगों को जब हम ढूंढ रहे थे तो आपको भी याद है कि हमारी इंडस्ट्री का कोई बंदा नहीं था, इंडस्ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। सही बात। ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी तो बहुत सारी कंपनीज कर रही थी, लेकिन हम जिस मॉडल के ऊपर गए कि भाई हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं छोटे छोटे आ रहे हैं, और उन लोगों को सर्विसेज भी दी जाए और उनको सर्विस देने के लिए टीम भी बनाई जाए। तो पहले वो जो टीम बनाने वाला जो प्रोसेस था ना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन धीरे 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 कहते हैं ना कि हम चले थे अकेले, लेकिन लोग मिलते गए, कारवा बनता। और आज तकरीबन पूरे गुरुकुल की स्ट्रेंथ 50+ हो गई है, और हम पैन इंडिया लगभग हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं एंड हमारे जितने स्टेट्स हैं लगभग सब जगह काम कर रहे हैं। हम नेपाल के अंदर भी पहुंच गए, वेरी सुन साउथ अफ्रीका है, दुबई है, अफगानिस्तान है, इवन पाकिस्तान। अब नाम नहीं लेना। अब वो अपना हिस्सा बना। अब वो इसना तो मतलब हम वर्ल्ड वाइड अभी कर रहे हैं, और पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे हम उनके बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो पहला टास्क तो टीम बनाना सबसे बड़ा टास्क रहा है, और वो टीम बनी। टीम बनने के साथ साथ लोग आज हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं, टीम मेंबर्स भी हमारे साथ, क्लाइंट भी, उनके साथ में आज पूरे इंडिया भर में हम काम कर रहे हैं। और भी एक क्वेश्चन मुझे पर्टिकुलर पूछना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमें मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नियर एंड डियर में होते हैं, कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं, कुछ वैल्यूएबल हमारे पुराने टीम मेंबर भी होते हैं, तो वो ऑलवेज एक चीज़ हमें पूछते हैं कि सर क्या आप लोग साथ में हैं? क्या अभी भी आप लोग साथ में हो? क्या और टाइम भी आप साथ में स्पेंड करने वाले? तो ये एक लोगों को मैसेज आज हमें देना है कि ये शुरुआत हमने जब की तब हम लोग क्या थे, आज हम लोग क्या है, और आने वाले टाइम में हम क्या रहने वाले हैं, और क्यों हम एक साथ में इतनी चीजों को कर पाए, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत सारी आई। सर दरअसल क्या है, ये क्वेश्चन पूछने का लोगों का एक माइंडसेट या नज़रिया क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कोई भी कंपनी की पार्टनरशिप है या दो पार्टनर के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल 5 साल तक चलती है, और हमारी कंपनी को हो गया 10 साल। यस। और उसके पहले 10 साल से हम साथ में हैं, मतलब तकरीबन हमारे 15-20 साल हो गए, है ना। तो 20 साल की जर्नी हमारी है, कंपनी हमने 10 साल पहले शुरू की। तो पहली चीज़ जो लोगों को समझना ज़रूरी है वो ये है कि आपकी पार्टनरशिप इस बेसिस के ऊपर नहीं चलती है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है या आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो। इस बेसिस पे चलती है कि आपकी माइंडसेट, आपकी सोच कैसी है। सही है। अगर आपकी सोच सेम है ना, तो आप 10 साल नहीं 100 साल भी साथ में रह के आप काम कर सकते हो। 100%। तो पहली चीज़ तो ये क्लैरिटी, आज ये पॉडकास्ट करने का भी एक कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा मोटिव था वो यही था कि भाई लोगों को ये चीज़ बताई जाए कि भाई गुरुकुल जो है वो एक है, और उस गुरुकुल के अंदर फिलहाल हम अलग अलग ब्रांचेस को ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि आप पूरा सौराष्ट्र पूरा कवर कर रहे हैं, और हम यहाँ पर सूरत में बैठ के पूरे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये हमारा एक काम करने का तरीका है। जैसे जो हमारी सौराष्ट्र की ऑडियंस है, वहाँ पर लोगों को जनरली रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उनके वहाँ पर कोई फिजिकली आके उनको सर्विस डिलीवर करे,
क्योंकि ऑनलाइन के अंदर अभी शायद कहीं ना कहीं उनकी उतनी अच्छी ग्रिप नहीं आई है, अंडरस्टैंडिंग शायद उतनी नहीं आई है। तो वो चाहते हैं कि भाई वो फिजिकली हमारे साथ जुड़े। तो उसके लिए राजकोट से हम फिजिकली ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर आप हो, और हम यहाँ पर सूरत में बैठ के जो हमारे साथ डिजिटली जुड़ रहे हैं पूरी इंडिया भर से, तो डिजिटली हम उनके साथ में उनके बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक बिजनेस की स्ट्रेटजी है कि राजकोट से हम फिजिकली ऑपरेट कर रहे हैं और सूरत से हम डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं। और इस तरीके से एक कंपनी के साथ हम मिलके, फिलहाल हमारी आई थिंक 3 ऑफिस सूरत है, अहमदाबाद है और राजकोट है, यहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं। और फ्यूचर में हमारी ऑफिस का प्लान जैसे कि लखनऊ का भी है, हमारा मुंबई का भी है, हमारा पटना का भी है। तो बस जैसे जैसे ऑडियंस हमारी रिक्वायरमेंट बोलेगी कि भाई आपको यहाँ आना है, हम डेफिनेटली वहाँ पर जाएंगे। तो ये एक है, और आने वाले सालों तक लगभग पूरी ज़िंदगी भर इसी तरीके से ही साथ में हम ग्रो करने वाले हैं। मैं कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा इसी चीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें भी ये क्वेश्चन करते हैं। पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ इस तरीके से चुनने चाहिए कि जो आपके साथ है ना, सबसे पहले तो इमोशनली अटैच हो। क्योंकि जब हमारी ये 9 साल की जर्नी के अंदर या उससे भी पहले जब भी जर्नी के अंदर हमारे अंदर जब चैलेंजेस हमें आई, प्रॉब्लम जब हमें आई, तो हमने कभी भी एक दूसरे के अंदर कोई शंका कुशंका नहीं किया। हमारा बॉन्ड इस लेवल का ऑलरेडी हमने बिल्ड कर लिया था कि हमें पता था कि हमें साथ में ही ग्रो होना है। प्लस हम वो वाले कैलकुलेशन के अंदर नहीं चलते हैं कि 1 + 1 2 होता है। हम वो वाले कैलकुलेशन के अंदर चलते हैं कि 1 और 1 11 होता है। सही बात। और ये 1 और 1 11 का मतलब ये है कि मेरी कुछ स्ट्रेंथ है, सर की कुछ स्ट्रेंथ है, मेरी कुछ वीकनेस है, सर की कुछ वीकनेस है। तो जिस दिन हमने धंधे की नींव डाली थी, हमने अपना रोल समझ लिया था और उस रोल को ही हमने निभाया है। आज कई बार बहुत सारे लोगों को, ये टीम में भी बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर आता है कि इन लोगों के अंदर कोई भी चीज को लेकर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं क्रिएट होता है। तो ये न होने की सबसे पहली बड़ी वजह ये होती है कि जिस दिन हमने गुरुकुल को स्टार्ट किया ना, हमने उसके 2 पार्ट बना लिए काम को लेकर, और उस काम के अंदर हमने अपने रोल को सेट किया। तो कभी भी हमें और एक दूसरे को लेकर कभी शंका ही नहीं। दूसरी एक प्लस पॉइंट जो हमें अपने अंदर देखा, हमारा जो बैकग्राउंड है ना, वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड है, एक आम परिवार से हम निकल कर आए। तो हमारे खानदान के अंदर किसी का बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था, और जिस इंडस्ट्री को हमने टच किया, उस इंडस्ट्री के अंदर हमारे नजदीक के या दूर दूर के कोई रिलेटिव नहीं थे। तो आज ये चीज हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए और हमारी पूरी जनरेशन के लिए नई चीज है। तो उसको लेकर कभी भी हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि किसी के विचार लिए जाए या किसी की राय ली जाए या किसी का सलाह लिया जाए। हमने ऑलवेज उन चीजों के अंदर अपने खुद गए, गिरे, पड़े, वहां से ही सीखे, और ऑलवेज हमने अपने आप को बाउंस बैक किया। तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत ये रही है कि हमने ऑलवेज एक दूसरे को मोटिवेट किया। जब भी कोई बंदा अपने आप को ऐसे हालात में लेकर गया कि अब आगे क्या, तो दूसरे ने उसको सपोर्ट किया कि टेंशन ना ले, हम साथ में हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और जब इरादे पक्के होते हैं, काम हमारा नेक होता है, नेकी जब हमारे अंदर होती है, तो वो परमपिता परमात्मा भी हमारे साथ होता है। बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने जब जब हमें साथ दिया, जब जब हमें सपोर्ट दिया, जब जब हमें ऐसा लगा कि हम नील हो गए, खत्म हो गए हैं, उसके आगे ही एक अपॉर्चुनिटी हमारा इंतजार कर रही थी, और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़कर हम ऑलवेज आगे निकले। और हम दोनों के अंदर एक पैशन लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग कुछ इस तरीके से काम करता है कि कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर कंपनी को लेकर या बिजनेस को लेकर बाउंस बैक आया, चैलेंजेस आया, प्रॉब्लम आया, हमने और बड़ी छलांग लगाई, और बड़े नए रिस्क लिए, और बड़ा काम हमने किया। तो ये ऑलवेज हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि जब तक जिंदा है ना, तो प्रॉब्लम तो रहने वाला है। अब हमें खाली करना इतना है, उस प्रॉब्लम का सामना करना है और उसका रास्ता निकालना है। तो हम ऑलवेज उसी थॉट प्रोसेस के साथ मिलकर काम करते हैं, और यही हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कहते हैं ना सर, जैसे बताया कि 1 और 11 होते हैं, ये एक्चुअल में हम लोगों के चीज़ों में बड़ा फिट बैठता है। क्योंकि चैलेंजेस आए कई जगह पर, अगर मुझे कोई विचार नहीं आ रहा है तो आपके विचार से आगे बढ़े, कई बार आपको विचार नहीं है, मेरे विचार से आगे बढ़े, और हमेशा हमने एक चीज़ को सेंटर में रखा, वो रखा अपनी कंपनी को।
उसको आगे रखा। एग्जैक्टली कि कंपनी के लिए क्या सही है क्या गलत है, हम उसको ध्यान में रख के चलेंगे। हो सकता है कोई आपकी चीज़ मुझे अच्छी ना लगे या मेरी चीज़ आपको अच्छी ना लगे, तो वो मैटर नहीं करता जब हम कंपनी के लिए सही कर रहे हैं। और अक्सर कर मैंने लोगों को देखा है कि पार्टनरशिप के अंदर लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है ना, वो यही होती है, लोग अपनी चीज़ों को आगे रखते हैं रादर देन कि कंपनी को आगे रखो, कि कंपनी के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ आप करो। अगर आप ये सोच रहे कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए करना है, भले वो कंपनी के लिए गलत हो, तो आपकी पार्टनरशिप में, आपकी कंपनी में, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। डेफिनेटली। आज शायद हम सब ने काम किया है, देखा हुआ है कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होते हैं, वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और वहाँ पे एक चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन को भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मत या सबसे ज़्यादा वोटिंग किसके फेवर में है और वो कंपनी के लिए सही है कि गलत है, उसके ऊपर डिसीजन लेना होता है, ना कि किसी एक बंदे के इन्फ्लुएंस से या खुद को अच्छा लग रहा है इस तरीके से। तो जब भी किसी भी पार्टनरशिप के अंदर अगर वो सोच रहा है कि उसको लंबा चलाना है, तो उसको सबसे पहले आगे रखो कंपनी को, कि कंपनी के लिए जो सही है वो करेंगे, भले वो मुझे पसंद हो या ना पसंद है। तो आपकी पार्टनरशिप, आपकी कंपनी या आपके रिलेशन में कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और शायद हमने इसी चीज़ को यहाँ तक मेंटेन किया और आगे भी मेंटेन करेंगे, ताकि हम जो विज़न लेकर चल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है, इंडियन बिजनेसेस को डेवलप करके। और जैसे आज हमने एक सपना बनाया था कि हम पूरी इंडिया में जाके काम करेंगे। आज खाली इंडिया में नहीं, इस तरह लगभग, आई थिंक आपको आइडिया ही होगा, हमारी वीडियोस मोर देन 50 कंट्रीज़ में देखी जाती है और वहाँ से लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अपने बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम उसी दिशा के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हमारा बीहेक हमने जो बनाया हुआ है कि आने वाले टाइम में गुरुकुल कंपनी को 5,000 करोड़ की कंपनी हम बनाएंगे, 50,000 टीम मेंबर के साथ काम करेंगे और 100+ कंट्रीज के अंदर हम जाना चाहते हैं। राइट। तो ये विजन उस दिन हमने बनाया था जब हमें सूरत में कोई जानने वाला नहीं था। तो होता यही है कि जब आपकी सोच बड़ी होती है, आपके विचार जब बड़े होते हैं, तो प्रकृति उन चीजों को आपके सामने क्रिएट करती है। राइट। और ये किसी पिक्चर का डायलॉग भी है कि आप किसी चीज को जब शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसके पीछे लगती है। और उसका लाइव एग्जाम्पल हमारी ये 10 साल की जो है वो जर्नी का है। और भी चीजों के ऊपर सर बातचीत करनी थी, और बातचीत ये करनी थी कि क्या क्या चैलेंजेस अभी तक हमें अपने बिजनेस को खड़ा करने में आया और किस तरीके से हमने पार्टनरशिप फर्म को आज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कन्वर्ट किया और भगवान का साथ रहा और हम सब लोगों का मेहनत रहा, तो आने वाले 5 साल में हम LLP के अंदर या प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो हम गए हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे और आने वाले टाइम में हम अपना IPO लेकर आए। बिल्कुल सही सर। और तो ये जर्नी कैसी रही सर? जर्नी बहुत शानदार रही। और यहाँ तक जब हम पीछे बैक में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, वो सारे दिन याद आते हैं कि जहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्री के लिए अनजान थे। हम भी अपनी इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते थे। टीम कैसे हायर करना है, टीम से काम कैसे करवाना है, सिस्टम कैसे बनाना है, कैसे प्रोसेस बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी, इन चीज़ों के बारे में हमें खुद को नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे कहा जाता है एक बहुत अच्छी चीज़ कि आप वहाँ तक जाओ जहाँ तक आपको दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद आपको और आगे दिखना शुरू हो जाएगा। सही बात है। बस यही चीज़ हमारी लाइफ में रही कि हमें जितना समझ में आया हम करते गए, वहाँ से और आगे हमारी समझ बढ़ती गई। और धीरे 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 आज के टाइम पे समझो लगभग शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जिसमें हमने काम नहीं किया। हमने किसी ऐसी इंडस्ट्री में शायद ऐसा बहुत रेयरली होगा जिसको हमने कंसल्ट नहीं किया। आज ये तकरीबन 10 साल की जर्नी में लगभग 1000 से ज़्यादा कंपनीज को हम कंसल्ट कर चुके हैं पैन इंडिया। 100%। और उसमें हर तरह की इंडस्ट्रीज आ गई, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे रिटेल हो, चाहे होलसेल हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे स्टार्टअप हो, या चाहे कोई और नए आइडियाज़ को लेके आ रहा, हर तरह के लोगों को हम कंसल्ट कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। छोटे से छोटे लोग हैं जो हमारे साथ में वो चाय की लारी लेकर बैठे हैं, और बड़े से बड़े वो लोग हैं जो सोने की फैक्ट्री डाल के बैठे हुए हैं। तो ये सब तरह के लोगों के लिए हमने काम किया और अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी रही वो बड़ी शानदार रही, और अपने बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने में वैसे तो कहते हैं ना, चैलेंज या बहुत बड़ा रुकावट नहीं आया, लेकिन पार्ट था। कहते हैं कि आपको अगर 1 से लेके 10 तक की पढ़ाई करनी है तो आपको हर साल एक एग्ज़ाम देना पड़ता है।
दूसरे साल में जाने के लिए। तो प्रॉब्लम्स नहीं रहे, वो एग्ज़ाम रहा। उस एग्ज़ाम को हमने पास किया और अगले साल में हम गए और धीरे धीरे करके कहते हैं ना, केजी से लेके हम 10वीं तक आ चुके हैं, है ना। अब वही चीज़ें हैं। तो प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि वो एक परीक्षा थी। परीक्षा की हमने तैयारी की, हमने परीक्षा को दिया, वहाँ पे पास हुए और हम नेक्स्ट स्टेज पर गए। और इसी तरीके से लगभग आज हम यहाँ तक पहुँचे। आज हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आउट, हमारे फिजिकल प्रोग्राम के थ्रू आउट लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, आपके काम के बारे में। और कहीं ना कहीं ये बड़ा प्राउड वाली फीलिंग देती है। वो कहते हैं ना, कहते हैं राग टू रिच, वो एक कहानी कि भाई एक इंसान अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचा। तो वो जर्नी लोग हमारे बारे में बात करते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, जानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी जो जर्नी अभी तक की रही, वो ऐसा कोई नहीं रहा कि यार बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, है ना। तो चीज़ें बहुत आसानी से हुई, मेहनत लगी और कंसिस्टेंसी हमारी जो मेन थी। कहा जाता है कि गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिरे रहने में प्रॉब्लम है। तो हम गिरे बहुत बार सेटबैक लगा, लेकिन हमने उसी तेज़ी से बाउंस बैक किया। हमने उसी तरीके से फिर से नया लीप लिया, नया जंप लिया और धीरे धीरे और अभी भी ये चीज़ें हो ही रही हैं और ये लाइफ टाइम तक होगी। मैं एक बहुत अच्छे स्पीकर को सुन रहा था सर, तो वो गए, ऑडियंस बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने उनको अपनी टॉक देनी थी। वो गए तो उन्होंने बोला कि कितने लोग ऐसे हैं जो फिलहाल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो कुछ लोगों ने ही हाथ उठाया। फिर दूसरा, कितने लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं, तो सबने हाथ उठाया। कितने लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ से अभी 200 मीटर की दूरी पर एक जगह है जहाँ पर हर तरह की खुशी है, उसको पाना चाहते हैं, तो सबने हाथ उठाया। तो बोला कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे कब्रिस्तान है, आप वहाँ पे जाके खुशी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को नहीं है जो ज़मीन के अंदर है। बाकी हर जिंदा इंसान को प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को आप कैसे ले रहे हो। अगर उसको आप समस्या बना रहे हो तो आपके लिए वो एक रुकावट बन जाएगी, लेकिन आप उसके लिए समस्या की जगह आप उसको एक परीक्षा समझ रहे हो तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो हमारी लाइफ में आज भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम उनको समस्या ना मान के हम उनको एक परीक्षा मानते हैं और वहाँ से एक नई तरह का अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। और उसी तरीके से कर करके आज लगभग 10 साल हमारी जर्नी को हो गए और यहाँ तक पहुँचे। तो जर्नी बेहद शानदार रही सर, मज़ा आया। बहुत सारे लोग जब हमें मिलते हैं तो कई बार बिजनेसमैन लोगों के साथ हमारा मिलना होता ही है, तो उनका एक नॉर्मल क्वेश्चन ये होता है कि सर आप कंसल्टिंग बिजनेस के अंदर हो, आप मेरे बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो? क्योंकि आप तो मेरे बिजनेस के अंदर जानते नहीं हो, आपने तो कोई बिजनेस खड़ा किया नहीं है। तो यहाँ पर ये भी लोगों को क्लियरिटी देने के लिए ये क्वेश्चन मैं उनकी ओर से आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान हमें अगला ऐसा मिलता है कि मेरे इंडस्ट्री के बारे में आपको नहीं पता, आपने मेरे इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं किया, तो फिर आप मेरे धंधे को ग्रो करने में क्या मदद कर पाओ? बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। उनके लिए सिंपल सा एक जवाब है सर, ABCD जो है ना वो बेसिक है। तो बिजनेस का बेसिक ना हर इंडस्ट्री में सेम होता है। प्रोडक्ट हमारे लिए मैटर करता ही नहीं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी रिटेल है, आपकी सर्विस है, आप कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो हमारे लिए मैटर करता ही नहीं है। हमारे लिए मैटर करता है आपका बेस, कि भाई अगर आपकी बेसिक चीज़ें अगर सेट हैं तो आपका बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट वो ग्रो हो जाएगा। तो कोई भी इंसान जब ये पूछता है सर आपने हमारी इंडस्ट्री में काम नहीं किया, आपने हमारे जैसा बिजनेस कभी भी नहीं बनाया, आप हमारी प्रोडक्ट को समझते नहीं, तो आप हमें कंसल्ट कैसे कर पाओगे? तो हम उनको ये कहते हैं सर आपकी प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो आप किस तरीके से काम कर रहे हो उससे लेना देना है। क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपको बनाना अच्छे से आता है, बेचना आपको अच्छे से आता है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप जो बना और बेच रहे हो उसके लिए जो सिस्टम आपने बनाया है कि नहीं बनाया, हमें वो चेक करना है। अगर वो सिस्टम आपका बना हुआ है तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, अगर नहीं बना हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। और वो सिस्टम लगभग सब कंपनी की सब कहते हैं ना इंडस्ट्रीज में कॉमन होती है। जैसे कि एज एग्जांपल मैं बताऊं कि आज किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बना रहा है तो उसके लिए पहली बेसिक चीज होती है उसका विजन।
अगर बिना विजन के आप काम कर रहे हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, ग्रो नहीं कर पाओगे। सही है। ठीक है। दूसरी चीज होती है उनके वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपके वहां पर अगर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है तो आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं। आप हायर नहीं कर पाओगे अच्छे लोगों को, मेंटेन नहीं कर पाओगे, उनको सस्टेन नहीं कर पाओगे और वो छोड़कर चले जाएंगे। तीसरी चीज होती है आपके कंपनी का एचआरएम सिस्टम, कि आपकी कंपनी में आपने अपने सिस्टम डेवलप किए कि नहीं, जैसे कि जेडीज हो गए, केआरएस हो गए, पॉलिसीज हो गए, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, एसओपीज हो गए, रिपोर्टिंग सिस्टम हो गए, कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आपने डेवलप किया है कि नहीं किया है। उसके बाद आता है सिस्टम, कि आपके वहाँ पर आपने हर चीज़ का सिस्टम बनाया है कि नहीं बनाया है। ये बेसिक्स होते हैं। आप मार्केटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपने अपने सर्विस को डेवलप किया है कि नहीं किया है, सेल्स की स्क्रिप्ट बनाई है कि नहीं बनाई है, सेल्स का रिपोर्टिंग या सेल्स का स्ट्रक्चर बनाया है कि नहीं बनाया। ये चीज़ें बेसिक है, इसमें प्रोडक्ट आया ही नहीं अभी तक। तो ये जो चीज़ है ना वो हर कंपनी के लिए कॉमन है। अब आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। अगर ये सिस्टम आपने नहीं बनाया तो आपका ग्रो करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि आज ABCD जो इंडिया में पढ़ा जाता है उसी तरीके से अमेरिका में भी वही ABCD है। बराबर। तो वो बेसिक है, इंग्लिश बोलने का बेसिक ABCD है। सही है। बिजनेस करने का ABCD जो है ये सिस्टम है, और वो सिस्टम कॉमन होता है। उस सिस्टम के अंदर हमारी मास्टरी है। सही है। हमारी एक्सपर्टी है वो सिस्टम कैसे बनाया जाए, वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, हमारी एक्सपर्टी उस चीज़ को लेके। तो आपकी प्रोडक्ट या आपकी इंडस्ट्री के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, अगर मुझे आपकी इंडस्ट्री के बारे में समझना है तो हार्डली मुझे 2 दिन चाहिए। R&D के लिए 2 दिन चाहिए। 2 दिन के अंदर तो आपकी इंडस्ट्री का हर चीज आपके सामने मैं खोल के रख सकता हूँ, क्योंकि डेटाज अवेलेबल हैं। तो मैं हर चीज के अंदर क्यों अपना एक्सपर्टी बढ़ाऊं, मुझे मेरी बेसिक चीजों में एक्सपर्टी रखनी है। तो जब लोग पूछते हैं कि सर आपने अपने धंधे के अंदर मेरे धंधे में काम नहीं किया, मेरे जैसा बिजनेस किया नहीं, तो मैं उनको एक चीज बताता हूँ। साइंटिस्ट बनाने वाला बंदा क्या खुद साइंटिस्ट होता है? नहीं होता है। डॉक्टर को पढ़ाने वाला बंदा क्या खुद डॉक्टर होता है? नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब ये है, पढ़ाना और करना ये दोनों चीजें अलग है। हमारा काम है आपको बिजनेस सिखाना, आपके सिस्टम को बनाने में हेल्प करना। बिजनेस करना आपका काम है। सही है। राइट। और दूसरी, कई बार लोग हमसे पूछते हैं यार हमने भी बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने भी काम किया है। मैंने खुद ने रिटेल का मोबाइल का स्टोर चलाया है, हमने खुद ने इवेंट मैनेजमेंट किया हुआ है, हमने खुद ने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया हुआ है। तो हमें पता है कि यार बेसिक जो है वो कॉमन है। तो अगर हमारी बेसिक में मास्टरी है तो आपकी प्रोडक्ट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम उसके बारे में समझे या हम आपकी इंडस्ट्री में काम किए होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ABCD आती है तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाके इंग्लिश बोल सकता हूँ। सही बात है। तो वो ABCD जो है वो आना ज़रूरी है, और उसके अंदर हमारी मास्टरी है। दूसरी कुछ बातें इस तरीके से करनी थी कि प्रोफेशनली तो हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पर्सनल लाइफ के अंदर भी अपनी चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपकी पढ़ाई क्या है? आपके पास कौन सी ऐसी डिग्री है, आपने क्या ऐसा अचीवमेंट किया है कि जिसकी बदौलत आप हमारे बिजनेस को ग्रो करते हैं? सही बात है। देखो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी पढ़ाई क्या है। तो पढ़ाई का लेना देना आपकी डिग्री से नहीं है। अगर आप पूछोगे आपके पास डिग्री क्या है तो कोई डिग्री नहीं है। आप पूछोगे आपके पास नॉलेज क्या है तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कैपेबिलिटी मेरे पास है। कई बार ये लोगों का एक भ्रम है कि डिग्री का मतलब एजुकेटेड पर्सन होता है, और ये सरासर गलत है। ये पूरी तरीके से मिथ है। आपके पास डिग्री है तो आप एक एजुकेटेड पीपल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि डिग्री लेने वाला बंदा तो नकल मार के भी डिग्री ले सकता है। तो क्या नकल करके डिग्री लिया हुआ बंदे को हम पढ़ा लिखा इंसान कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक चोर इंसान ने अपना बड़ा बंगला बना लिया है तो क्या हम उस चोर इंसान को बहुत ज़्यादा माइंडेड या बहुत ज़्यादा मेहनती कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो डिग्री सिर्फ लेना आपके एजुकेशन या एजुकेटेड होने की निशानी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिग्री लेने के बाद में आप क्या कर रहे हो। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं।
एक्चुअल में पढ़ने का समय स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद ही आता है। सही है। तो डिग्री हमारे पास देखने जाए तो ऑफिशियल कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, मैं कॉलेज ड्रॉपर हूँ, आप भी कॉलेज ड्रॉपर हो, लेकिन हमने पढ़ाई इतनी की है, अनुभव इतना लिया है कि जिसकी बदौलत किसी भी बिजनेस के अंदर उनको कंसल्ट करना है, ग्रो करना है, उनको हम ग्रो कर सकते हैं। सही। आज समझो ये किताबें जो हैं, ऐसी तकरीबन 500 किताबें अपने पास में होंगी 100%। और लगभग, हाँ, एक लाइब्रेरी ही है, और ये 500 किताबों को हम रोज पढ़ते हैं। सही है। हम ये कितने साल, लगभग 15 सालों से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आज आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। सही है। जैसे कि आज समझो कोई इंजीनियर है, किसी ने इंजीनियरिंग फील्ड में से जाके इंजीनियरिंग की, वो अपने पीछे लगा देता है ER, इंजीनियर। वो बताता है कि आई हैव डिग्री होल्डिंग, ठीक है, कि मैं डिग्री होल्डिंग हूँ। लेकिन सवाल ये है, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कॉलेज में की, आज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर सकते हो कि नहीं? अगर नहीं तो आप अनपढ़ हो। सही है। और आज जो सॉल्यूशन कर सकता है उसके लिए डिग्री मैटर नहीं करता है। सही है। आज दुनिया की जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन लोगों को आप देखोगे तो उन लोगों का इंटरव्यू लेने का तरीका आज चेंज हो चुका है। वो ये नहीं बोलते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन है, वो ये बोलते हैं आज तुम मेरी कंपनी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो जो लोग ये डिग्री के बारे में बात करते हैं, उनको ये भ्रम निकालना पड़ेगा कि डिग्री का मतलब पढ़ा लिखा इंसान होता है। डिग्री का मतलब पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है। आज पढ़ा लिखा इंसान उसको कहेंगे कि जो आज की करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे हम बात करें कि आज बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप राजस्थान में जैसलमेर में जाओगे, या आप और थोड़ा सा ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर बच्चे होते हैं। वो आप देखो, वो इंग्लिश ना मेरे से आपसे कहीं गुना बहुत अच्छी बोल पाते हैं, ठीक है, गाइड करते हैं। एग्जैक्टली। अब वो मेरे से और आपसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं अगर ग्रेजुएटेड हूँ या फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ या मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैंने MBA किया है, MPhil किया है, लेकिन मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता, और सामने वाला बंदा जो कभी स्कूल नहीं गया लेकिन फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा किसको? सबसे ज़्यादा मान सम्मान या सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी किसको? जो आज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग है ना, जो डिग्री के बारे में बात करते हैं, डिग्री का एक मिसकंसेप्शन जो लेकर चलते हैं, आज मैटर करता है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। नॉलेज और डिग्री दोनों अलग है। डिग्री सिर्फ एक पर्चा है जिसमें एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट ने आपको बोल दिया कि हाँ आप यहाँ से पढ़े हो, और नॉलेज आपकी आज की करंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो एबिलिटी है। आपको कुछ पुराने दिन अगर याद आ रहे हो तो एक चीज़ यहाँ पर मैं ऑडियंस को भी शेयर करना चाहूँगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब हम लर्निंग के मोड में थे और बहुत सारे जगह पर हम सेमिनार अटेंड करते थे। तो वहाँ पर हमने कहीं ना कहीं एक चीज़ सीखी थी कि आपकी मार्कशीट और आपकी बैलेंस शीट ये दोनों कभी मैच होने वाले नहीं है। तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि आपकी मार्कशीट में कितना भी परसेंटेज अगर आपने अचीव कर लिया है, लेकिन आपकी बैलेंस शीट के अंदर अगर आपका प्रॉफिट या आपका नेट वर्थ अगर आप बड़ा नहीं कर पा रहे हो तो वो सारी चीजें जो है वो कोई वैल्यू की नहीं। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है जो शायद हम डिस्कशन कल भी कर रहे थे कि यार जिनके पास कोई स्पेशल डिग्री होती है ना, उनका माइंडसेट, उनका जो विज़न है ना, वो टनल विज़न हो जाता है। जैसे कि एक इंजीनियर को सिर्फ इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग ही पता है। सही है। एक लॉयर को सिर्फ लॉ के रिगार्डिंग ही पता है। सही है। एक बंदा जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर के बारे में ही पता है। सही है। एक बंदा अगर कोई स्पेशल चीज़ का CA है या ऐसा कुछ है तो उसको उसी की चीज़ में पता है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने किसी तरह का डिग्री नहीं लिया, उसको सब चीज़ के बारे में पता है, एंड दैट इज बिजनेसमैन। आज दुनिया में जितने भी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है, कोई भी रिचेस्ट पर्सन ऐसा है जो प्रोफेशनल है? सब बिजनेसमैन है। और ये बिजनेसमैन की डिग्री के कारण वो बिजनेसमैन नहीं बने हैं, वो अपनी सोच के, एटीट्यूड के, अपने नॉलेज, अनुभव के कारण बिजनेसमैन बने, क्योंकि उनका विजन टनल विजन नहीं है, उनका वाइड विजन है। तो वो सोचते हैं कि मुझे ग्रो करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जबकि आज समझो, एक कहते हैं ना, एक बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं कि भाई देश में बहुत बेरोजगारी है। मैं वही सवाल पूछता, है कहाँ बेरोजगारी? कितने लोगों को नौकरी चाहिए? मुझे कांटेक्ट करो, मैं सबकी नौकरी लगाता हूँ। बोलो सही है। प्रॉब्लम कहाँ है? बेरोजगारी नहीं है, काम चोरी है। काम नहीं करना चाहते।
अब तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तुम सेल्स करोगे नहीं, क्यों? तुम्हारा अंदर ईगो है, मैं इंजीनियरों के थोड़ी सेल्स करूंगा। अरे भाई, आपको घर चलाना है तो करना पड़ेगा, बस प्रॉब्लम ये है भूखे मर जाऊंगा लेकिन सेल्स की जॉब नहीं करूंगा। ये माइंडसेट लेकर बैठे हुए हैं, वो डिग्री लेकर बैठे हुए, और वही डालते हैं देश में बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं, काम चोरी है। सही है। जैसे कि एज एग्जाम्पल, आप किसी भी सिग्नल पे जाओगे तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो मांगने के लिए आते हैं, ठीक है, ड्यू टू रिस्पेक्ट, वो लोग मांगने के लिए आते हैं। उन लोगों को एक बार आप ऑफर करके देखो कि चलो मैं तुम्हें नौकरी दिलाता हूं जहां पे तुम्हें अच्छा खासा, मना कर देते हैं, नहीं आएंगे। तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। माइंडसेट उनका काम करने का नहीं है। काम आप दोगे तो वो काम करने को तैयार नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं, उनको वहां मजा आ रहा है, अब वो मांग के मिल जा रहा है। और वही लोग जाके सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि भाई देश में बहुत बेरोजगारी है। देश में कोई बेरोजगारी नहीं है, देश में इतनी अपॉर्चुनिटी है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सही है। पूरी दुनिया में कहीं, आज पूरी दुनिया का मार्केट इंडिया में आ रहा है, और तुम इंडिया में बैठ के तुम लिख रहे हो कि देश में बेरोजगारी है। भाई तुम ऐसा खुद क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो कि तुम सबसे बड़े कामचोर हो, आलसी हो, तुम करना नहीं चाहते हो। बाकी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो शायद तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो लोग है ना माइंडसेट के कहते हैं ना मारे हैं, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं मार रहा है, उनको खुद का माइंडसेट उनको मार रहा है। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो लोग है ना कहते हैं ना खुद को खुद के तरीके से मार लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है सर। बस बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसके ऊपर अपने को डिस्कशन करना रहता है, और आगे बहुत सारी ऐसी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी लाइव में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो हमने साथ में झेली है। तो एक चीज से अपने स्टार्ट करते हैं कि सर गुरुकुल का नींव हमने कैसे रखा था, और वो अपना पूरा का पूरा जो था सिनारियो, वो सिनारियो एक बार अपने इनको बताते हैं, जहां से पता चले कि गुरुकुल की भी शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुरुकुल की एक छोटी सी स्टोरी। सिकंदर करके एक बंदा हमें मिला था गार्डन के अंदर। उस गार्डन के अंदर हम लोग बैठे थे रेस्ट करने के लिए, और वो रेस्ट करने के टाइम पर पता नहीं विचार हमारे ऊपर इतने ज्यादा हावी होने लगे थे, इतनी ज्यादा विचार एक साथ हमारे माइंड के अंदर आ रहे थे, और उन विचारों के अंदर कहीं ना कहीं हम अपने आप को उलझा हुआ समझ रहे थे। तो एक बंदा आया, उस बंदे ने, वो ऊपर वाले ने भेजा था कि पता नहीं, लेकिन उसने एक काउंटर क्वेश्चन हम दोनों को किया, और वो काउंटर क्वेश्चन इसका खाली इतना था कि आप जिंदा क्यों हो और आपके जीने का पर्पस क्या है। और वो बंदे ने वो सोच लेकर, वो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा था, वो प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए वहां पर आया था, लेकिन उसका एक विचार वो रखकर वहां से निकल गया, क्योंकि हमें पता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लेकिन उस विचार को लेकर हम वहां पर आधा एक घंटा बैठे, और उस विचार को करते करते हमारे अंदर ऊपर वाले ने कैसी ताकत दी, या ऐसी एक सोच हमें लेकर आई कि 1 घंटे की पूरी डिस्कशन के बाद हमने ये प्रण लिया कि जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों के अंदर आज हम अपने आप को बहका बहका सा महसूस कर रहे हैं, ऐसे लाखों लोग इस दुनिया के अंदर है कि जिनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी उनके अंदर क्षमता है कुछ करने की, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आप को प्रूफ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। और उस दिन की हमारी एक सोच कि हमें आने वाले टाइम में ऐसे हजारों लाखों लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम भी परफॉर्म करेंगे, आप लोग भी परफॉर्म करोगे, और वो हर बंदा परफॉर्म करने वाला अपना रिवॉर्ड लेकर जाए। और इस सोच के साथ कहीं ना कहीं गुरुकुल का नींव रखा था। तो आज भी हम गुरुकुल को कंपनी नहीं बोलते हैं, एक थॉट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। और उस थॉट को हम जी रहे हैं। और आज इस कंपनी के अंदर काम करने वाले किसी भी पर्सन को अगर आप मिलोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती है, क्योंकि यहाँ प्रमोशन के लिए 1 साल वेट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है तो आपको दिखाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। हमने अपने सिस्टम को ही पहले दिन से ऐसे बिल्ड किया था। अब दूसरी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली हमने उससे आगे बढ़ने के बाद जब हमने ये विचार क्लियर किया, हमने कंपनी की शुरुआत की, हमने कंपनी का नाम रखा, नाम के अंदर हमने 50 नाम हमने सिलेक्ट किए। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन हमें करते हैं और उसका भी आज खुलासा हम करेंगे कि गुरुकुल नाम ही क्यों।
बहुत सारे नाम हमारे माइंड में आए थे। हमने वीके से स्टार्ट किया था क्योंकि इनका पहला अक्षर आता है वी, मेरा पहला अक्षर आता है के, तो वहां से भी हमने बहुत सारी चीजों को डिजाइन किया, लेकिन आखिरी हमारा दोनों का जो सुई अटका वो एक ही जगह पर आकर अटका, वो था गुरुकुल। और मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर बताएं कि गुरुकुल नाम ही क्यों। सर, गुरुकुल जो नाम रखा था उसके पीछे का सिंपल सा एक पर्पस था कि हमारे भारत देश में वैदिक काल के अंदर जो पढ़ाई जो होती थी वो गुरुकुल में होती थी, जहाँ पर जो आचार्य जी होते थे वो एक पेड़ के नीचे बच्चों को शस्त्र शास्त्र की विद्या देते थे। जहाँ पर जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, उसके बारे में शिक्षा दिया जाता था। तो हमने गुरुकुल नाम इसलिए रखा था कि हम भी बिजनेसमैन जो हैं आज के, जो अपने आप को और बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन आज जिस तरह का कॉम्पिटिटिव माहौल है उस तरीके से उनको ट्रेडिशनल वे में जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से ग्रो करना थोड़ा टफ होगा। तो हम गुरुकुल के माध्यम से लोगों को फिर से उस एरा में लेकर जाएं कि जहां पर पुराने पद्धति से जो गुरुकुल के अंदर शिक्षा दी जाती थी, हम लोगों को उस पुराने पद्धति से आज के मॉडर्न शिक्षा को हम लोगों को दें। सही बात। और उसका जो कहते हैं ना, उस पूरे प्रोसेस को बनाने के लिए जो एक नाम की ज़रूरत थी, वो ऐसा नाम हो कि लोगों को लग जाए कि यार एक बार में ही कि यार ये कुछ अलग है। सही बात। और उसके लिए हमारे लिए जो नाम सिलेक्ट हुआ था वो था गुरुकुल। तो गुरुकुल का नाम रखने का पर्पस ये था कि लोगों को गुरुकुल के माध्यम से आज के मॉडर्न बिजनेस का जो उनको नॉलेज देना है वो दिया जाए। तो वो गुरुकुल की शुरुआत करने का सबसे बड़ा मोटिव था और नाम भी उसी तरीके से हमने डिज़ाइन किया था। कई बार लोग पूछते हैं सर ये जो तीर मारने वाला जो ये इसका क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस ये है सर कि कहा जाता है कि आपका लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। आप अगर चांद को निशाना लगाओगे तो किसी ना किसी पहाड़ को जरूर मारोगे। सही बात है। तो जिंदगी के अंदर आपका लक्ष्य ऊंचा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है, बड़ा है, तो आप कहीं ना कहीं तो जरूर आप पहुंच जाओगे। तो हमारा जो ये सिंबल है उसका पर्पस यही है कि आपकी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, और उस लक्ष्य का पीछा करने में आप जरूर कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। तो ये पूरा गुरुकुल का लोगो, गुरुकुल का नाम और गुरुकुल को शुरू करने का जो थॉट प्रोसेस था, और जो हमारी एक टैग लाइन है या हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है कि व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग। यहाँ पर सर किताबें देख ही रहे कि जिंदगी में जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो उस दिन से आप जिंदगी में मरना शुरू हो जाते हो। 100%। इस थॉट के साथ में हमने शुरू किया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले हमने किया था कि पहले हम सीखना शुरू करें और उसके बाद हम लोगों को कहें कि आप भी सीखना शुरू करो। तो वो जो जर्नी 10 साल पहले शुरू हुई थी कि भाई हमें खुद को सीखना है, वो दिन है और आज का दिन है। शायद कोई दिन या कोई ऐसी चीज़ या ऐसा ना गया हो कि जहाँ पर हमने कभी लर्निंग ना की, कोई सीखा नहीं, कोई चीज़ हमने जानी नहीं। तो वो हमने सीखना बंद नहीं किया और हम चाहते हैं कि गुरुकुल के माध्यम से लोग भी सीखना बंद ना करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये एक प्रोसेस, ये पूरा थॉट था कि गुरुकुल को शुरुआत कैसे किया और क्यों किया था। बहुत बढ़िया सर। और एक चीज़ हमें याद आती है कि गुरुकुल की जब हमने नींव रखी, पहली हमने जब ऑफिस ली, वो ऑफिस इतनी ही थी, और उस ऑफिस के अंदर जब हमने पहले टीम मेंबर को अपॉइंट किया तो वहां पर हमारे फैमिली की ओर से बहुत सारी चैलेंजेस आने स्टार्ट हुई थी। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के अंदर हमने हमारी खुद की एक सैलरी डिसाइड की थी, और वो सैलरी हमने रखी थी 15,000, क्योंकि बेसिक से हमें करना था, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर भी चलाना है, बिजनेस को भी ग्रो करना है। और उस टाइम पर जब पहले टीम मेंबर को हमने गुरुकुल के अंदर इंट्रोड्यूस किया था तो वो एक टैलेंटेड टीम मेंबर हम लेकर आए थे और उनकी सैलरी उस टाइम पर हमने 18,000 रखी थी। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत फाइट हुई थी। लोगों ने बहुत अपोज किया था, यार तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हारी टीम मेंबर की सैलरी कैसे हो सकती, तुम कंपनी के मालिक हो, तो तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हारी सैलरी नहीं हो सकती थी। लेकिन एक माइंडसेट था सर, जैसे हमने पहले भी कहा था कि टैलेंट की कदर होना बहुत ज़रूरी है। मैं 15,000 लेता हूं इसका मतलब मैं सबको 15 से कम दूंगा, ऐसा कोई माइंडसेट आपको ग्रो नहीं कर सकता। सही बात है। आपको जो बंदा जितने टैलेंटेड है उसको उस टैलेंट का आपको देना ही पड़ेगा। तो भले आप उतना नहीं ले रहे हो तो मैटर नहीं करता। आज यही चीज एक छोटे बिजनेसमैन को ग्रो नहीं करने देती है।
छोटा बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड बंदा मेरी टीम में नहीं होना चाहिए, 100%। मेरे से ज्यादा कमाने वाला बंदा मेरी टीम में नहीं होना चाहिए, और ये ईगो है ना उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। एक कहावत सुनी होगी सर, अंधों में काना राजा, है ना। तो आज जो बिजनेसमैन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं उनकी परिस्थिति वही है। उन्होंने अपनी एक फौज बनाई है और वो फौज उनसे कम एबिलिटी वाली है, और उन कम एबिलिटी के बीच में बैठ के वो एवरेज बंदा ये सोचता है कि मैं सबसे महान हूं, और वो अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को अपनी टीम में लाना नहीं चाहता है। तो उसकी कंपनी का ग्रोथ है ना वो कभी पॉसिबल नहीं, कभी नहीं हो सकता। आपकी टीम में जब तक आपसे टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे तब तक आपकी कंपनी कभी नहीं ग्रो हो सकती। तो ये हमारा पहले दिन से ही माइंडसेट था कि हमारी टीम में हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग होने चाहिए। आज समझो, आज जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं, हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, हमें नहीं पता कैसे रिकॉर्ड करना है, एडिट कैसे करना है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे से टैलेंटेड लोग हमारी टीम में हैं जिन लोगों को इसके बारे में एक्सपर्टी है। तो जब तक ऐसे लोग हमारी टीम में आएंगे नहीं, हमारे बिजनेस को हम ग्रो नहीं कर सकते। तो ये माइंडसेट जो है ना उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी कि मेरे से कम सैलरी वाला ही बंदा मुझे लेना है। नहीं, एबिलिटी अगर किसी की है और वो बंदा काबिलियत रखता है तो उसको दो, भले आप कम ले रहे हो लेकिन उसको दो, ताकि वो बंदा आपकी कंपनी में आके आपकी कंपनी को ग्रो करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है माइंडसेट, और वो माइंडसेट शायद आज भी बरकरार है। थोड़े आगे बढ़ते हैं और थोड़े आगे के दिनों में जाते हैं और हम याद करते हैं कि सर पता होगा आपको, एक दिन ऐसा आया था कि हमारी टीम में काम करने वाले 15-20 लोग थे और वो सभी लोग एक साथ अपने कैबिन में आ गए थे और एक बढ़िया सा लेटर लेकर आए थे, और उस लेटर के ऊपर सभी लोगों ने अपना नाम लिखा था और साथ में वो लेटर का टाइटल था कि सबको रिजाइन करना है। बिल्कुल। और सडनली ऐसा दिन आया था कि उस दिन सभी लोग अपने गुरुकुल को छोड़कर चले गए थे। सही बात है। तो उस दिन हमने क्या किया था सर? कहानी सर लगभग 2018 की है कि एक टीम मेंबर हमारी टीम में थे, मेरे दोस्त ही थे जिनको हम अपनी कंपनी में लेकर आए थे। उन्होंने पूरी टीम मेंबर के साथ में मिलके सबका ब्रेन वॉश किया, सबको भड़काया, सबको मतलब गलत चीज़ें बताई और बोला कि भाई मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ और आप मेरे साथ में आ जाओ। तो सब लोगों ने उस पेपर के ऊपर साइन करके और सुबह में सब रेजिग्नेशन डाल के सब चले गए। उस दिन आज भी मुझे याद है कि हमने अपनी ऑफिस में ताला लगाया और हम फील्ड पे उतर गए। वो बैच लगभग हमारा LDP का बैच उस टाइम पे है ना चालू होने वाला था। उसके पहले जितने भी बैच हुए थे वो बैच कम लोगों के हुए थे, लेकिन वो बैच में हम दोनों ने मिलके, और शायद हमारे वहाँ पर एक अकाउंटेंट मैडम थे, पिनल मैडम, हम 3 लोग मिलके उस बैच को हमने लगभग उस टाइम का सबसे हाईएस्ट बैच हमने LDP का हमने बनाया था। तो कहा जाता है ना कि मैंने अभी एक चीज़ कही थी, गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिरे रहने में प्रॉब्लम है। तो हम गिरे, लेकिन हम गिरे नहीं, हम तुरंत उठे और हमने वो किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। और आज की परिस्थिति वो है कि जो बंदे ने पूरी टीम मेंबर को ब्रेन वॉश किया था, टीम मेंबर को कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीज़ें बताई थी, वो बंदा आज इंडिया छोड़कर जा चुका है। उसके साथ जितने लोग गए थे वो सब लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि यार हमने गलती की थी। तो हमने कभी उनको दोष नहीं दिया, और आज भी कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, मिलते हैं, और हम उनके साथ में हमारा रिलेशन एज इट इज़ ही है, बस काम साथ में नहीं करते हैं। तो वो एक सिचुएशन थी कि जहाँ पर लोगों ने हमें एक सेटबैक देने की कोशिश की, लेकिन सेटबैक से बड़ा हमने बाउंस बैक किया था। हमने उतना बड़ा काम किया था जो शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लोगों को शायद ऐसा लगा था यार यहाँ पर गुरुकुल ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो हुआ वो मतलब कहते हैं ना मिरेकल था। और ऐसी चीज़ें काफ़ी बार भी हुई है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना सर कि 1 और 11 आपने बताया, जैसे 11 हुआ, हर बार हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई जहाँ पर हमें ऐसा लगा कि यार यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन करने के बाद हमारा जो ग्रोथ है ना उससे डबल हुआ। बहुत सारी बातें इसी तरीके से जब भी हमें मौका मिलेगा हम चाहेंगे कि ये करते रहे और अभी तक ये बातें करने के लिए हम स्पेशल टाइम निकालते थे और कहीं जाकर हमारी ये डिस्कशन होती थी, लेकिन हमें खुद को ये महसूस हुआ कि अब ये बातें जो है वो आप लोगों के सामने हमें प्रेजेंट करनी है। तो जिन जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है उन सभी लोगों को मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आपका क्या लर्निंग रहा, आपने यहाँ से क्या सीखा, कौन सी चीजें आपको ऐसी लगी कि ये डिस्कशन के अंदर यूनिक थी, और आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी बातें जो है वो यहाँ से आप लर्निंग लेना चाहते हो, आपको कमेंट करना है और कमेंट के अंदर आपको
डालना है जहां से हमें पता चले कि आज हमने जो एक नया प्रयास किया है वो आपके लिए और हमारे लिए कैसा रहा। बिल्कुल सही। और कोशिश करेंगे सर इसका अगला एपिसोड भी लेकर आए जहाँ पर थोड़ा और हम जाके 10 साल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बारे में हम लोगों को बताएं, लोगों को, क्योंकि अभी तक 1-2 साल की ही बातें हुई है। एग्जैक्टली हाँ। तो वो भी हम लोगों को बताए और लोग वहाँ से जाने समझे। और ये चीज़ भी उनको एक एहसास होना चाहिए कि अगर हमारे जैसा बंदा Yes. जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग कर मिडिल क्या लोअर क्लास से बिलोंग करता है, जिसके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, अगर वो लोग भी इतने बड़े बिजनेस को अगर बना सकते हैं तो शायद लगभग दुनिया का हर बंदा अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है। तो इस एपिसोड को हम फ्यूचर के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे लोगों को और भी इनसाइट्स दें और लोगों को थोड़ी और लर्निंग मिले। थैंक यू सो मच सर, आज हमने बहुत अच्छी डिस्कशन की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।